नमस्कार, राम राम। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील जो है फाइनल हो गई। आपको बहुत बढ़िया से ध्यान होगा कि पिछले 1-2 महीनों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे उछल कूद मचाई थी और किस तरह से विश्व में ये संदेश देने का प्रयास किया था कि भारत के ऊपर इतना प्रतिशत का हम टैरिफ लगा देंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को जो है इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, इसकी भरपाई करनी होगी। आपको ट्रंप के बहुत सारे ट्वीट्स ध्यान में होंगे, बहुत सारे बयान भी आपको ध्यान में होंगे, लेकिन 18% पर यह डील फाइनल हुई है। अब इसमें भी बहुत सारे लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ट्रंप जो है वो 18% टैरिफ लगाएगा अमेरिकी उत्पादों पर, लेकिन भारत अपने उत्पादों को 0% पर अमेरिका को देगा। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें यह कहा है कि भविष्य में इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं जिसमें कि भारत 0% पर यह ट्रेड करेगा, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई यह है कि भारत जो टैरिफ लगाता रहा है अमेरिका के साथ, वह टैरिफ लगता रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस पूरे घटनाक्रम को भारत ने किस तरह से संभाला, भारत ने किस तरह से कूटनीतिक चाल चली, कितनी गंभीरता से इसे हैंडल किया। नरेंद्र मोदी के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि पिछले 1.5-2 महीनों के दौरान जब उनके ऊपर बहुत तरह के दबाव डाले जा रहे थे भारत में विपक्ष के द्वारा, और ये जो है एक तरह से टैक्टिक्स जो है खेला जा रहा था कि भारत तो गया, तब उन्होंने चुपचाप रहते हुए इस समस्या से भारत को उबारा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत लंबे समय तक रूस से तेल खरीदता रहा सस्ती दरों पर, और अब भी उसने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि भविष्य में हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। भारत ने यह ज़रूर कहा कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। वेनेजुएला से केवल 3-4 देश ही तेल खरीद सकते हैं, क्योंकि उस तेल को प्रसंस्कृत करने की टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका, चीन और भारत के पास है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत यूरोपियन यूनियन से ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन यूनियन से जब ट्रेड कर रहा है, तब एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि पाकिस्तान जैसा देश, जो कि उनका चहेता देश हुआ करता था ट्रेड के मामले में, अब उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब भारत ट्रेड करेगा यूरोपियन यूनियन से, तब पाकिस्तानी उत्पादों को भारत के उत्पाद वैश्विक बाजार में बाहर कर सकते हैं, कर देंगे। बांग्लादेश की स्थिति आप पहले से देख रहे हैं, कंगाली की ओर है। पाकिस्तान की स्थिति भी आप देख रहे हैं, और भारत की स्थिति भी आप समझ रहे हैं। पिछले दिनों आपने ट्रंप को देखा, और हाल में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आंकड़े जारी किए हैं उसे भी देखा। 2 दिन पहले मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया भी था, जिसमें यह स्पष्टीकरण आया था कि भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में अपनी जीडीपी से कितना योगदान दे रहा है। आईएमएफ ने जो आंकड़ा जारी किया था, उसके अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देने वाली जीडीपी जो थी, उनमें से पहले नंबर पर चीन है, 26% का योगदान है उसका, और भारत दूसरे नंबर पर है 17% योगदान के साथ, और अमेरिका तीसरे नंबर पर है 9% योगदान के साथ। तब अमेरिका इस बात को भली भांति समझ रहा है कि भारत को दरकिनार करके या खारिज करके वैश्विक अर्थव्यवस्था में अब उसका बने रहना संभव नहीं है। एलॉन मस्क ने भी ये ट्वीट किया था कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर झुक रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस वैश्विक परिस्थिति में भारत ने कैसे अपने आर्थिक हितों को बचा करके रखा है। हम नरेंद्र मोदी से लाख असहमत हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हमारी आशाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जो काम वे कर रहे हैं उसकी प्रशंसा तो हमें खुल करके करनी पड़ेगी, क्योंकि विश्व में जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह की स्थितियां अभी बन रही हैं और आगे जिस तरह की स्थितियां बनेंगी, उसमें भारत ने अपने आप को एक दृढ़ देश के रूप में प्रस्तुत किया है। आज यह स्थिति है कि विश्व का कोई भी देश भारत को दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस चीन की लंबे समय तक धौंस दी जा रही थी और भारत का विपक्ष निरंतर यह प्रचारित करने में लगा हुआ था कि चीन के आगे झुक गया या चीन के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं हैं, उसी चीन के साथ आज भारत के संबंध
पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं। दुष्प्रचार करने वाली शक्तियां आज भी दुष्प्रचार कर रही हैं यहाँ वहाँ कि हमने अपनी ज़मीन गंवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब हम पूर्व सेनाध्यक्ष के बयान को देखते हैं तब हम ये मानने को बाध्य हो जाते हैं कि भारत ने 1 इंच भी ज़मीन नहीं गंवाई। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो लोग इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं, क्या वे राष्ट्रीय सुरक्षा में किसी तरह की सहायता करते हैं, या उनका व्यक्तित्व जो है बहुत ही शंकापूर्ण है। हमें इसको देखना चाहिए। इस पूरे प्रकरण से एक बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होकर के सामने आ गई कि विश्व के 2 नेताओं को अगर हम देखें, जो 2 वैश्विक नेता हैं, एक जो है पूरी दुनिया के सामने धौंस पट्टी जमाता रहता है, आए दिन उल्टी सीधी बातें करता है, बयान देता है। दूसरा नेता चुपचाप अपनी राह चलता है, न कभी कोई टिप्पणी करता है, न कभी कोई प्रतिक्रिया देता है। उसे जो करना होता है वह उस काम को करता है चुप रह करके, और विश्व की परिस्थितियां ये गवाह देती हैं कि हम उस नेता की दाद देते हैं। उस नेता के भीतर बहुत सूझबूझ है। इसलिए हमें इस सत्य को मानना पड़ेगा कि वर्तमान परिस्थिति में इस देश में नरेंद्र मोदी जैसे नेता के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पिछले 10-11 वर्षों में उन्होंने न केवल भारत को आर्थिक रूप से संपन्न और स्थिर किया है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि किसी भी क्षेत्र में भारत को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। हम इस सत्य से कभी मना नहीं करते कि भारत की चुनौतियां बड़ी हैं। आर्थिक रूप से अभी उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा समाज आज भी विपन्न है। लेकिन इस सत्य से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोग अब उससे बाहर निकल चुके हैं, और विश्व का जो आंकड़ा है, विश्व के जो अर्थशास्त्री हैं, बार बार इस सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं, करते हुए चल रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहना चाहूँगा कि वर्तमान परिस्थिति में हमें धीरज रख करके किसी भी नेता या किसी भी व्यक्तित्व का आकलन करना चाहिए, समग्रता में सोचना चाहिए कि कौन सा नेता हमारे देश के लिए सर्वोत्तम हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इन परिस्थितियों में कोई और व्यक्ति इतनी गंभीरता से पूरे माहौल को भारत के पक्ष में कर लेता, तो उस व्यक्ति के बारे में आप विचार कर सकते हैं, आप उसका नाम भी ले सकते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में तो ऐसा कोई व्यक्ति भारतीय राजनीति में अभी है नहीं। इसलिए इस पूरी परिस्थिति को हमें अत्यंत ही गंभीरता से उसका आकलन करते हुए यह विचार करना ही चाहिए हमें कि नरेंद्र मोदी इस देश को क्या दे रहे हैं। चूंकि IMF और तमाम वैश्विक संस्थाएं ये आंकड़े लेकर के आ रही हैं कि भारत किस गति से प्रगति कर रहा है या विकास दर उसकी क्या है, इसलिए संपूर्ण विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भारत की ओर झुक रही हैं, भारत की ओर आशावादिता से देख रही हैं। इसलिए आने वाले समय में यह भी एक तरह से सिद्ध ही होता जा रहा है कि भारत प्रगति के पथ पर बढ़ता जाएगा, और विश्व में उसकी धाक जो है बढ़ती ही चली जाएगी, न कि कम होगी। इसलिए हमें धीरज पूर्वक अपने नेता के ऊपर विश्वास करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कितनी दृढ़ता से, कितनी गंभीरता से, बिना उल्टी सीधी टिप्पणियां किए, बिना कोई ट्वीट किए, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए परिस्थितियों को संभाल ले जाते हैं। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे। तब भी अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। असहमति के लिए भी स्थान की कोई कमी नहीं है। केवल मेरा आग्रह इतना ही होता है कि तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग न करें, संयत भाषा में अपनी बात कहें, अपनी टिप्पणियां करें। बहुत बहुत धन्यवाद।